हेलो फ्रेंड्स, हम इस वीडियो में स्टडी करते हैं रुधिर वर्ग की। रुधिर वर्ग ब्लड ग्रुप से। ब्लड ग्रुप से हमने इसके पहले वाले लेक्चर में देखा क्या, आरबीसी के विषय में स्टडी किया था, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स के विषय में। तो इस लेक्चर में स्टडी करेंगे किसका, रुधिर वर्ग ब्लड ग्रुप्स के विषय में। तो शुरू करते हैं ब्लड ग्रुप से। सबसे पहले सर्वप्रथम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले रुधिर वर्ग की खोज, रुधिर वर्ग की खोज वैज्ञानिक कार्ल लैंडस्टीनर ने सन 1919 में किया था। सबसे पहले रुधिर वर्ग की खोज वैज्ञानिक कार्ल लैंडस्टीनर ने सन 1900 में किया था। सन 1900 में किया था। सबसे पहले रुधिर वर्ग की खोज वैज्ञानिक कार्ल लैंडस्टीनर ने सन 1900 ईस्वी में किया था। प्राचीन काल से ही वैज्ञानिकों ने रुधिर के या रुधिर का आधान करते थे। यानी कि प्राचीन काल से ही वैज्ञानिक हमारे वैज्ञानिक थे, वे स्वस्थ मनुष्य के रुधिर को लेकर के रोगी व्यक्ति के रुधिर में प्रवेश कराते थे। मान लेते हैं जब कोई व्यक्ति जब किसी व्यक्ति को चोट लग जाती थी अथवा जल जाता था तो उसके शरीर में रुधिर की कमी हो जाती थी। तो वैज्ञानिकों ने प्राचीन काल से रुधिर आधान के द्वारा, यानी कि स्वस्थ मनुष्य से रुधिर ग्रहण करके रोगी व्यक्तियों को देना, क्या कहलाता है, रुधिर आधान कहलाता है। रुधिर आधान कहलाता है। इसे कहते हैं हमें अंग्रेजी में बोलते हैं ब्लड ट्रांसफ्यूजन ब्लड ट्रांसफ्यूजन बोलते हैं। रुधिर आधान मतलब क्या हुआ, स्वस्थ व्यक्ति से रुधिर ग्रहण करके रोगी व्यक्ति में रुधिर प्रवेश कराना है, रुधिर आधान कहलाता है। इसकी खोज, रुधिर वर्ग की खोज सबसे पहले वैज्ञानिक कार्ल लैंडस्टीनर ने सन 1900 ईस्वी में किया था। और क्यों किया था, क्योंकि जब हमारे कोई रोगी व्यक्ति होता है तो उसमें बिना रुधिर वर्ग के पहचान किए बिना रुधिर चढ़ा दिया जाता था, प्रवेश करा दिया जाता था रुधिर को। तो कुछ व्यक्ति उसमें से जीवित रहते थे और अधिकतर व्यक्तियों की मौत हो जाती थी। मान लेते हैं 100% व्यक्ति हैं, इसमें से रुधिर चढ़ाया गया 100%, यानी 100 लोगों में रुधिर चढ़ाया गया तो उसमें से केवल 20% जीवित बचते थे और बाकी सब 80% क्या होते थे, मृत हो जाते थे, मर जाते थे। और
जीवित रहते थे, केवल 20%। इसी के विषय में कार्ल लाइनस्टीन ने रुधिर वर्ग को खोज की। तो हम कह सकते हैं जो हमारा रुधिर वर्ग की खोज कार्ल लाइनस्टीन ने सबसे पहले 19 ईस्वी में किया था। प्राचीन काल से ही जब कोई व्यक्ति को चोट लग जाती थी या जल जाता था तो उसके शरीर में रुधिर की कमी हो जाती थी। तो वैज्ञानिकों ने यानी प्राचीन काल के वैज्ञानिकों क्या करते थे, स्वस्थ मनुष्य के रुधिर को लेकर के एक यानी जो हमारा दूसरा रोगी व्यक्ति है उसके शरीर में प्रवेश कराया जाता था, जिसे हम रुधिर आदान कहते हैं। और इस प्रक्रिया में केवल कुछ ही मनुष्य जीवित रह पाते थे और बाकी की मृत्यु हो जाती थी। अब देखते हैं रुधिर वर्ग के विषय में और जानकारी प्राप्त करते हैं। सन 1930 में लैंडस्टीनर को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और कार्ल लाइनस्टीन ने क्या बताया कि सभी व्यक्तियों में रुधिर वर्ग एक समान नहीं होते हैं। तो सबसे पहले रुधिर वर्ग की खोज कार्ल लाइनस्टीन ने सन 1900 ईस्वी में किया और उनको सन 1930 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और प्राचीन काल से जब कोई व्यक्ति के शरीर में घाव हो जाता था, चोट लग जाती थी या किसी कारणवश से उसका शरीर जल जाता था तो उसके शरीर में रुधिर नहीं बनते यानी रुधिर की कमी हो जाती थी। तो वैज्ञानिक क्या करते थे यानी डॉक्टर लोग तो स्वस्थ व्यक्ति से रुधिर ग्रहण करते थे और रोगी व्यक्ति में इंजेक्ट करा देते थे, प्रवेश करा देते थे, किंतु उसमें से लगभग कुछ व्यक्ति ही जीवित रहते थे और कुछ व्यक्ति मर जाते थे। तो कार्ल लाइनस्टीन ने बताया कि सभी व्यक्तियों में रुधिर वर्ग एक समान नहीं होता, अलग अलग प्रकार के होते हैं, जिसके कारण से जो लाल रुधिराणु होते हैं वे आपस में आकर के एक दूसरे से चिपक जाते हैं, जिसके कारण लोगों की मृत्यु हो जाती है, रोगी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। तो उन्होंने क्या बताया कि जो रुधिर देता उसे दाता कहते हैं। दाता रुधिर देने वाले को दाता कहते हैं और रुधिर ग्रहण करने वाले को प्रापक कहते हैं। इसे कहते हैं प्रापक, इसे प्रापक बोलते हैं। रिसीवर इसे डोनर कहते हैं, इसे रिसीवर कहते हैं। तो कार्ल लाइनस्टीन ने बताया कि प्रत्येक मनुष्य में रुधिर वर्ग एक समान नहीं होते हैं और जब इनको यानी दाता से प्रापक को रुधिर दिया जाता है तो उनके लाल रुधिराणु जो आरबीसी होते हैं आपस में आकर के चिपकने लगते हैं और चिपकने के बाद वे क्या स्कंदित हो जाते हैं। एक ब्लड का क्या होता है, रुधिराणुओं का थक्का जम जाता है, जिसके कारण मनुष्य की मृत्यु हो जाती है, रोगी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। तो कार्ल लाइनस्टीन ने पता लगाया कि जो हमारे लाल रुधिराणु होते हैं वे उनका जो कला होता है कोशिका कला होता है, लाल रुधिराणु के कोशिका कला जो होती है और इनका प्लाज्मा जो होता है, इनका कला जो होती है और प्लाज्मा होता है, यानी जो इनके
कला होती है उसमें विशेष प्रकार के प्रोटीन होते हैं। जो कला होती है इसमें विशेष प्रकार के प्रोटीन होते हैं, जिन्हें हम कहते हैं प्रतिजन बोलते हैं। यानी कि लाल रुधिराणुओं के कला में पाए जाने वाले पदार्थ को हम कहते हैं प्रतिजन। और जो प्लाज्मा में पाए जाएंगे उन्हें बोलेंगे हम प्रतिरक्षी बोलेंगे। जो प्लाज्मा में होंगे उन्हें बोलेंगे प्रतिरक्षी। कार्ल लाइनस्टीन ने क्या बताया कि जो हमारा लाल यानी रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स होता है, लाल रुधिर कणिकाएं होती हैं, इनके कला में प्रतिजन होता है, एक प्रकार का प्रोटीन होता है जिसे हम कहते हैं प्रतिजन कहते हैं। और इनके प्लाज्मा में जो प्रोटीन होती है उसे हम प्रत्यक्षी कहते हैं, प्रत्यक्षी कहते हैं। तो इसके विषय में आगे देख लेते हैं, जगह नहीं है अभी तो देखते हैं क्या है प्रतिजन और प्रतिरक्षी। देखते हैं प्रतिजन क्या है। प्रतिजन मनुष्यों के लाल रुधिर कणिकाओं में, लाल रुधिर कणिकाओं में कणिकाओं के कोशिका कला में, कोशिका कला में पाए जाने वाले पदार्थ को, पाए जाने वाले पदार्थ को प्रतिजन कहते हैं, प्रतिजन कहते हैं। पाए जाने वाले पदार्थ को हम प्रतिजन कहते हैं। इसे कहते हैं एंटीजन भी कहते हैं। और प्रत्यक्षी क्या है? मनुष्यों के प्लाज्मा में पाए जाने वाले पदार्थ को प्रतिरक्षी कहते हैं। मनुष्यों के प्लाज्मा में पाए जाने वाले पदार्थ को प्रतिरक्षी कहते हैं। जो हमारे प्रतिजन होते हैं, प्रतिजन दो प्रकार के होते हैं। प्रतिजन दो प्रकार के होते हैं। प्रतिजन ए और प्रतिजन बी। प्रतिजन ए और प्रतिजन बी, और प्रत्यक्षी भी दो होते हैं। प्रत्यक्षी हमारा पहला है ए होता है, प्रत्यक्षी ए और प्रत्यक्षी बी। प्रत्यक्षी ए और प्रत्यक्षी बी, इसे हम अल्फा कहते हैं। हम इसे अल्फा कहते हैं, इसे अल्फा कहते हैं और इसे बीटा कहते हैं। प्रत्यक्षी हमारा जो है एक अल्फा होता है, एक बीटा होता है। एक अल्फा और एक बीटा। अब देखते हैं हम मनुष्यों में रुधिर वर्ग किस प्रकार से बटा हुआ है। मनुष्यों में रुधिर वर्ग किस प्रकार से बटा हुआ है। अब देखते हैं मनुष्यों में रुधिर वर्ग के प्रकार।
मनुष्यों में रुधिर वर्ग के प्रकार। लाल रंगों की कोशिका कला में उपस्थित कोशिका कला में उपस्थित कोशिका कला में उपस्थित प्रतिजनों के आधार पर यानी प्रतिजनों किसे कहते हैं? प्रतिजन एंटीजन्स को कहते हैं। के आधार पर वैज्ञानिक लैंडस्टीनर ने रुधिर वर्ग को 4 श्रेणियों में बांटा। लाल द्राणुओं की कोशिका कला में उपस्थित प्रतिजनों के आधार पर वैज्ञानिक लैंडस्टीनर ने रुधिर वर्ग को 4 श्रेणियों में बांटा। तो प्रतिजन कौन? एक होता है प्रतिजन ए होता है, दूसरा होता है प्रतिजन बी होता है। प्रतिजन ए होता है और प्रतिजन बी होता है। और प्रतिरक्षी इसमें क्या होता है? इसमें बी होता है और इसमें ए होता है। बी को अल्फा भी कहते हैं और इसको बीटा कहते हैं। तो हम देखते हैं श्रेणियों में, यानी रुधिर वर्ग में उपस्थित, यानी रुधिर कितने प्रकार की श्रेणियों में बांटा गया है और रुधिर वर्ग में कौन कौन से प्रतिजन होते हैं और कौन कौन से प्रतिरक्षी पाए जाते हैं। तो लैंडस्टीनर के, अब देखते हैं क्या, लैंडस्टीनर के रुधिर, यानी लैंडस्टीनर ने रुधिर वर्ग को 4 श्रेणियों में बांटा और उन 4 श्रेणियों को देखते हैं और देखते हैं कि इसमें कौन से प्रतिरक्षी पाए जाते हैं और कौन से प्रतिजन पाए जाते हैं। तो हम बनाते हैं, डायग्राम बनाते हैं इसका। अब देखते हैं रुधिर वर्ग के प्रकार। रुधिर वर्ग के प्रकार, रुधिर वर्ग के प्रकार तथा उसमें उपस्थित प्रतिजन तथा प्रतिजन और प्रतिरक्षी। अब देखते हैं रुधिर वर्ग कितने प्रकार के होते हैं तथा रुधिर वर्गों में कौन से प्रतिरक्षी पाए जाते हैं और कौन से प्रतिजन पाए जाते हैं। एक तरफ लिखते हैं हम क्या, क्रम संख्या लिखते हैं हम। यहाँ लिखते हैं रुधिर वर्ग और यहाँ लिखते हैं हमें प्रतिजन, यहाँ लिखते हैं प्रतिरक्षी। हमारा इसको हम अलग अलग लिखते हैं इसे। जब हमारा पहला क्या है, रुधिर वर्ग ए, जब रुधिर वर्ग ए होगा तो इसमें प्रतिजन कौन सा होगा, ए होगा, प्रतिजन ए होगा और प्रतिरक्षी हमारा क्या होगा, बी होगा।
और दूसरा हमारा आता है जब रूधि वर्ग बी होगा तो इसमें प्रतिजन क्या होगा, बी होगा और प्रत्यक्षी ए होगा। तीसरा हमारा आता है रूधि वर्ग ए बी। रूधि वर्ग ए बी, इसमें प्रतिजन हमारा ए और बी दोनों होंगे, ए एंड बी, ए एंड बी, और प्रतिरक्षी कोई नहीं होगा इसमें। उसके बाद हमारा चौथा रूधि वर्ग ओ। रूधि वर्ग ओ, इसमें प्रतिजन कोई नहीं, प्रतिजन कोई नहीं होगा और प्रतिरक्षी हमारा होगा ए भी हो सकता है और बी भी हो सकता है, इसमें दोनों हो सकते हैं। रूधिर वर्ग ए में प्रतिजन ए होगा, प्रतिरक्षी बी होगा, और रूधिर वर्ग बी में प्रतिजन बी होगा और प्रतिरक्षी ए होगा, और रूधिर वर्ग ए बी में प्रतिजन ए बी होगा और प्रतिरक्षी कोई नहीं होगा, और रूधिर वर्ग ओ में प्रतिजन कोई नहीं होगा और प्रतिरक्षी ए और बी हो सकते हैं। अब देखते हैं कौन रुधिर वर्ग किसको दे सकता है। जो हमारा रुधिर वर्ग ओ को दाता कहते हैं, दाता, और रुधिर वर्ग ए बी को ग्राही कहते हैं, ग्राही। यानी कि रुधिर वर्ग ए बी को दे सकता है और बी भी दे सकता है ए बी को, और ओ भी दे सकता है, इसलिए इसे ग्राही कहते हैं, सर्वग्राही कहते हैं, इसे सर्वदाता कहते हैं, क्योंकि यह सभी को दे सकता है। एक इसको भी देगा, इसको भी देगा और इसको भी देगा। रुधिर वर्ग ए सदैव किसको देगा, केवल ए को देगा और बी को देगा, ए को देगा और ए बी को देगा, ए को और ए बी को। रुधिर वर्ग बी सदैव बी को और ए बी को। रुधिर वर्ग ए किसको देगा, रुधिर वर्ग ए को देगा और ए बी को देगा, रुधिर वर्ग बी को देगा और ए बी को देगा, और रुधिर वर्ग ए बी क्या होगा, स्वग्राही होगा, ए से भी ले देगा, बी से भी लेगा और ओ से भी ले सकता है। और रुधिर वर्ग ओ क्या होता है, ए सर्वदाता होता है, ए बी को भी देगा, बी को भी देगा और ए को भी दे सकता है, इसलिए हम कहते हैं ओ को सर्वदाता कहते हैं, रुधिर वर्ग सर्वदाता। ए बी रुधिर वर्ग को सर्वग्राही कहते हैं, क्योंकि ए बी रुधिर वर्ग किसको सभी से रुधिर ग्रहण कर सकता है, और रुधिर वर्ग ओ है सर्वदाता होता है, या रुधिर वर्ग सबको दे सकता है। अब रुधिर वर्ग और एंटीजन और एंटीबॉडी के क्वेश्चन देख लेते हैं फिर से। लिखते हैं क्या है, इधर लिखते हैं एंटीजेंस एंड एंटीबॉडी। इधर लिखते हैं डोनर, यहाँ लिखते हैं हम डोनर लिखते हैं, उधर लिखते हैं यूनिवर्सल डोनर्स लिखते हैं, यूनिवर्सल डोनर। और इधर लिखते हैं ग्राही को लिखते हैं रेसिपिएंट्स। रेसिपिएंट्स एंटीजन और एंटीबॉडी देखते हैं। हमारा जब एंटीजन ए होगा
तो एंटीजन ए के साथ एंटीबॉडीज क्या होगी? बी होगी। एंटीजन ए के साथ एंटीबॉडीज बी होगी। इसे हम अलग कर लेते हैं इस प्रकार से। जब हमारा एंटीजन और एंटीबॉडी, जब एंटीजन ए होगा तो उसके साथ एंटीजन एंटीबॉडी बी होगी, और जब एंटीजन बी होगा तो एंटीबॉडी क्या होगी? इसके साथ ए होगा। और जब हमारा एंटीजन ए बी हो, जब हमारा क्या रुधिर वर्ग ए बी होगा, हमारा रुधिर वर्ग, जब हमारा एंटीजन ए बी होगा तो एंटीबॉडी इसमें कोई नहीं होगी। एंटीबॉडी नन, कोई नहीं। और जब हमारा ओ होगा, एंटीजन ओ होगा, इसमें क्या होगा? एंटीबॉडीज क्या होगी? ए बी होगी। तुम्हारे डोनर क्या होंगे? ए सदैव जो होगा, एक ए होगा, ए बी होगा हमारा, और इसमें एक जगह कम हो गया, इसे फिर बनाते हैं। ठीक है। और इसमें क्या होगा? ए बी होगा। किसको दे सकते हैं? ए सदैव बी वाले को देगा, और ये ए वाले को, और ये किसी को नहीं, नॉन। और इसमें ऐसे बना लेते हैं, इसे सीधा सीधा पहले गड़बड़ होगा थोड़ा सा, यहाँ मिटाते हैं ऐसे। इसे हम लिख लेते हैं अलग से। यहाँ पे हमारा एंटीजन जब ए होगा और एंटीबॉडी बी होगी, ठीक, इसमें एंटीजन हमारा होगा बी होगा और एंटीबॉडी ए होगी। जब हमारा एंटीजन ए बी होगा तो एंटीबॉडी कोई नहीं होगी, ठीक है ना। जब ए वाला इसके साथ मिलेगा, ए वाला इसके साथ मिलेगा, तो यह क्लॉटिंग नहीं करेगा, यह क्लॉटिंग थक्का नहीं जमेगा। जब इसका मिलन इसके साथ होगा, जब इसका मिलन इसके साथ होगा तो क्या होगा? यह क्या करेगा? रुधिर क्लॉट कर जाएगा, थक्का जन्म आएगा, तो थक्के बन जाएंगे इसका। और जब इसके साथ ये मिलेगा तब ये क्या होगा? थक्का जम जाएगा, ये भी इसका भी। और इसका इसके में इसमें तो कुछ नहीं होता, इसलिए खाली रहेगा, ये थक्का नहीं जमाएगा। अब आता है इसकी और इसकी बारी। ए है और बी है, क्या करेंगे? आपस में आकर के चिपक जाएंगे, तो ये क्या करेंगे? क्लॉटिंग करेंगे। और जब इसमें ए होगा ये होगा, दोनों क्या करेंगे? प्रतिकर्षित करेंगे, तो ये थक्का नहीं जमाएगा रुधिर। और इसमें क्या होगा? अगले वाले में ये भी क्लॉट कर जाएगा, ये भी क्लॉट कर जाएगा, एक ही थक्का जमाएगा। जब इसका इसका होगा तो इसका थक्का नहीं जमाएगा। इसमें देखते हैं, इसमें वाले में, इसमें तो कोई है नहीं, एंटीबॉडीज कोई नहीं है, तो ये थक्का नहीं जमेगा इसका भी। और इसके साथ देखते हैं, इसमें कोई नहीं है तो ये भी नहीं जमाएगा, और इसका इसका तो कोई बात ही नहीं, इसमें भी नहीं होगा। उसके बाद इसको इसको देख लेते हैं, इसमें भी ब्लड क्लॉटिंग नहीं होगी। और इसमें इसको भी देखते हैं, इसको इसको, इसमें ए बी है, इसमें बी है, तो ये क्या? एक क्लॉट कर जाएगा, थक्का जम जाएगा। इसको देखो, इसमें ए है, इसमें भी ए है, ए भी क्लॉट कर जाएगा।
थक्का, इसके बाद ए है और इसमें बी है। देखो इसमें बी है और ए है, एक क्लॉटिंग कर जाएगा और इसमें क्या हुआ, इसमें हमारा ए है बी है, जम जाएगा, दोनों क्लॉट कर जाएंगे, थक्का जम जाएगा। अब आता है हमारा तीसरा वाले में ए बी, हमारा क्या रुधिर वर्ग ओ में ए बी है, हमारे क्या एंटीजन है और एंटीबॉडी, ये भी क्या करेंगे आपस में क्लॉट करेंगे, थक्का जमाएंगे। और इसका क्या होगा, कुछ नहीं होगा, इससे परा रहेगा। यानी कि जब हमारे इसमें एंटीजन और एंटीबॉडी लिखे हुए हैं, एंटीजन और एंटीबॉडी, तो हमारे क्या ए बी और ए बी है, ये सर्वग्राही होंगे। ये क्या होगा हमारा सर्वग्राही होगा, और इसका भी क्या होगा, ये सर्वग्राही होगा, ए बी है ना, ये सर्वग्राही, दोनों सर्वग्राही होंगे, सर्वग्राही होंगे। और जब ये आपस में मिलेंगे, कौन सा ए है इसमें, ए बी ए है, देखते हो इसमें क्या है, ये बी है, इसके एंटीबॉडीज बी है, इसमें क्या है एंटीबॉडीज बी है, क्या करेंगे दोनों आपस में क्या प्रतिक्रियाशील करेंगे, इसलिए क्लॉट नहीं होगा। इसमें देखते हैं, इसमें क्या ए हमारा बी है, ये हमारा ए है, दोनों आपस में आकर के चिपक जाएंगे, क्लॉट कर जाएंगे। इसमें ए बी है, देख लेते, इसमें कोई नहीं, इसमें बी है हमारा, एंटीबॉडी बी है, ये भी क्या करेंगे, ये भी क्लॉटिंग करेंगे, इसमें तो कुछ नहीं है, ये ओ है, केवल यूनिवर्सल डोनर ओ है, यूनिवर्सल डोनर ओ है हमारा। और इसमें ए बी होते हैं हमारे, एंटीबॉडी ए बी होते हैं, तो क्या करेंगे, ये भी नहीं चिपकेगा। इसमें देखते हैं, इसमें क्या होगा, ये भी क्लॉट कर जाएंगे, ये भी क्लॉट नहीं करेगा, और ये भी क्लॉट कर जाएंगे, और ये भी क्लॉटिंग नहीं करेंगे। और इसको देखते हैं, इसमें कोई भी क्लॉटिंग नहीं करेगा, देख लीजिए कोई भी क्लॉटिंग नहीं करेगा। और इसमें क्या 1 2 3, इसके कारण से क्लॉट करेगा, इसके कारण से ए वाले की वजह से बी वाला क्लॉट कर जाएगा, क्लॉट कर जाएगा, ये जम जाएगा रुधिर, और ये भी क्लॉट कर जाएगा, ये भी क्लॉट कर जाएगा, और ये वाला क्लॉट नहीं करेगा। ये दोनों क्या होंगे, यूनिवर्सल रिसीवर होंगे, ये ग्राही, सर्वग्राही होंगे ये दोनों। अब देखते हैं रुधिर वर्ग कौन किसको दे सकता है, कौन सा रुधिर वर्ग वाला व्यक्ति किस रुधिर वर्ग वाले के व्यक्ति को दे सकता है, उसके विषय में देख लेते हैं। देख लो इसमें क्लम्पिंग कौन करता है, ये हमारा जो है ये क्लम्पिंग का है, इसे हम कहते हैं क्लम्पिंग कहते हैं, क्लम्पिंग या क्लॉटिंग, थक्का जमना। और ये वाला जो है नॉट क्लम्पिंग है, नॉन क्लम्पिंग, इसमें रुधिर का थक्का नहीं जमेगा, इसी प्रकार से बताया गया है। अब देखते हैं कौन सा रुधिर वाला व्यक्ति कौन यानी कोई रुधिर वर्ग वाला व्यक्ति है, यानी ए बी रुधिर वाला व्यक्ति है, या बी वाला, या ए वाला, या ओ वाला, कौन किसको दे सकता है, इसके विषय में देखते हैं। अब देखते हैं कौन सा रुधिर वर्ग वाला व्यक्ति, कौन सा रुधिर वर्ग वाला व्यक्ति किस रुधिर वर्ग वाले व्यक्ति को रुधिर दे सकता है, रुधिर दे सकता है, कौन सा रुधिर वर्ग वाला व्यक्ति किस रुधिर वर्ग वाले व्यक्ति को रुधिर दे सकता है। एक तरफ लिखते हैं डोनर, लिखते हैं क्या, डोनर लिखते हैं।
क्या लिखते हैं, डोनर। एक तरफ हमारा हो गया डोनर और दूसरी तरफ लिखते हैं रिसेप्टर, ग्राही को, या रेसिपिएंट। रेसिपिएंट ग्राही हमारा ए रुधिर वर्ग वाला, ए हो गया, रुधिर वर्ग बी हो गया, रुधिर वर्ग ए बी हो गया, रुधिर वर्ग ओ हो गया। अब यहाँ पे देख लेते हैं, सभी लिख लेते हैं, ए बी के सामने बी, ए बी के सामने ए बी और ओ के सामने ओ। जो हमारा रुधिर वर्ग ए है यह सदैव किसको देगा, ए को देगा, ए को देगा ही और इसके साथ ही ए बी को भी देगा, ठीक है ना। उसके बाद रुधिर वर्ग बी जो होगा ए बी को भी देगा और साथ ही ए बी को भी देगा। रुधिर वर्ग ए बी जो होगा, रुधिर वर्ग ए बी जो होगा यह केवल ए बी को देगा, केवल ए बी को देगा। और रुधिर वर्ग ओ जो है यह किसको देगा, ए को देगा, बी को देगा, ए बी को देगा और ओ को भी देगा। इसीलिए ओ को सर्वदाता, सर्वदाता कहते हैं। रुधिर वर्ग ओ को हम सर्वदाता कहते हैं और स्वग्राही है ए बी, इसलिए इसे हम बोलते हैं सर्वग्राही। रुधिर वर्ग ए बी को सर्वग्राही यानी कि सभी से रुधिर ग्रहण कर सकता है। क्या है, कौन से रुधिर वर्ग वाला व्यक्ति, मान लेते हैं कोई व्यक्ति रुधिर वर्ग वाला ए है, यानी उसका व्यक्ति का रुधिर ए है, वह व्यक्ति किसको देगा, रुधिर वर्ग ए को दे सकता है और ए बी को दे सकता है। मान लेते हैं व्यक्ति का रुधिर वर्ग बी है, वह किसको देगा, बी को देगा और ए बी को दे सकता है। मान लेते दूसरा व्यक्ति हमारा ए बी है, वह रुधिर वर्ग ए बी वाला है, वह किसको देगा, केवल ए बी को देगा। और रुधिर वर्ग ओ है जिसका, यानी जिस व्यक्ति के रुधिर वर्ग ओ है वह सभी को देगा, ए को भी देगा, बी को भी देगा, ए बी को देगा और ओ को भी दे सकता है। अब देते हैं रुधिर वर्ग किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है, रुधिर वर्ग किस प्रकार से ज्ञात करते हैं। रुधिर वर्ग को हम किस प्रकार से ज्ञात करते हैं कि ये व्यक्ति रुधिर वर्ग ए वाला है, ये दूसरा व्यक्ति रुधिर वर्ग बी वाला है, तीसरा व्यक्ति रुधिर वर्ग ए बी वाला है, चौथा व्यक्ति कैसा है, रुधिर वर्ग ओ वाला है। इसके विषय में कैसे जानकारी प्राप्त करेंगे, यानी कि रुधिर वर्ग की पहचान किस प्रकार से की जाती है। रुधिर वर्ग की पहचान, अब देखते हैं क्या रुधिर वर्ग की पहचान करना। वर्ग की पहचान करना कि किस व्यक्ति में कौन सा रुधिर वर्ग है। तो डॉक्टर कहते क्या है, सबसे पहले डॉक्टर जो होते हैं बाजार से क्या करते हैं, सीरम लाते हैं, एरोधी सीरम, एरोधी सीरम यानी कि जिसमें हमारा रोधी यानी कि हमारे जो होते हैं एंटी सीरम होते हैं, जिन्हें कहते हैं एंटी सीरम कहते हैं, एंटी रोधी सीरम लाते हैं। और एक लेते हैं विरोधी सीरम लाते हैं। सीरम क्या है, जब ब्लड को किसी पात्र में रख देते हैं, तो कुछ समय बाद ब्लड क्लॉटिंग कर जाता है, ब्लड हमारा होता है थक्का जम जाता है और इसके ऊपर एक तरल पदार्थ एकत्र हो जाता है जिसे बोलते हैं सीरम कहते हैं। सीरम या तरल पदार्थ क्या कहलाता है, सीरम कहलाता है। तो डॉक्टर करते क्या है, सबसे पहले बाजार से ए एंटी सीरम लाते हैं और बी एंटी सीरम लाते हैं, ठीक है ना। उसके बाद करते क्या है, ये व्यक्ति के शरीर से, डॉक्टर व्यक्ति के शरीर से रुधिर निकालता है और इसको एक स्लाइड पर रख लेता है और दूसरा स्लाइड लेता है, 2 स्लाइड लेते हैं,
ठीक है ना। इस पे एक बूंद इसका गिरा देता है ए वाले का और दूसरे पे बी वाले का। उसके बाद रुधिर को एक एक बूंद इस पे डालता है, थोड़ी थोड़ी मात्रा पे डाल देता है। उसके बाद कुछ समय बाद देखता है कि कौन सा ब्लड क्लॉटिंग करता है और कौन सा ब्लड क्लॉटिंग नहीं करता है। इसी के आधार पर डॉक्टर बताते हैं कि इनका रुधिर वर्ग ये है और दूसरे का रुधिर वर्ग अलग है। ठीक है ना। यानी कि बाजार से डॉक्टर क्या करते हैं, रुधिर एंटी सीरम लाते हैं और बी एंटी सीरम लाते हैं। उन्हें अलग अलग स्लाइडों पर रख करके ब्लड की थोड़ी सी मात्रा इस पे गिराते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, रखते हैं और मिला करके रख देते हैं। तो कुछ समय बाद देखते हैं क्या ब्लड क्लॉट कर जाता है। इसके ब्लड क्लॉटिंग के आधार पर रुधिर वर्गों की पहचान की जाती है। इसके विषय हम सारणी बनाकर देख लेते हैं। अब एक तरफ लिखते हैं एंटी सीरम ए, एंटी ए सीरम, एंटी ए सीरम। ये लिखते हैं एंटी बी सीरम, ये लिखते हैं ब्लड ग्रुप। ठीक, जब हमारा ब्लड ग्रुप ए लिख लेते हैं, इधर बी, इधर ए बी, इधर ओ, तो क्या होगा, इधर से एंटी सीरम, उधर से ब्लड ग्रुप मिलाए जाएंगे आपस में। तो क्या उसका और इसका क्या करेंगे, क्लॉट कर जाएगा, क्लम्पिंग कर जाएगा और इसको मिलाएंगे, ये क्लॉटिंग कर जाएंगे इसी प्रकार से। और ये क्लॉटिंग नहीं करेंगे, दूर दूर रहेंगे। इसमें भी क्या होगा, ये भी नहीं करेंगे, ये दूर दूर रहेंगे। और इसमें क्या होगा, क्लॉट कर जाएंगे दूसरे वाले में, बी वाले में। इसे बड़े बड़े बनाते हैं। ठीक है, अब तीसरे वाले देखते हैं, इसका भी क्लॉटिंग हो जाएगा। और इसमें भी क्लॉटिंग कर जाएंगे। और ओ वाले में क्लॉटिंग नहीं करेंगे। चौथा हमारा इसमें दूर दूर रहेंगे। इस प्रकार से पहचान की जाती है। ये इसका है, ये इसके लिए है तीसरा वाला, और ये इसके लिए है चौथा वाला। हमारा एंटी सीरम ए है, एंटी सीरम बी है और ब्लड ग्रुप ओ है। एक क्लम्पिंग बोलते हैं, यानी थक्का जमना, और दूसरे बोलते हैं नॉन क्लम्पिंग, थक्का न जमना। इस प्रकार हम रुधिर वर्ग की पहचान कर सकते हैं। अब हम अगले लेक्चर में देखेंगे जीन पर उपस्थित है, जीन पर उपस्थित क्या एंटीजन, यानी किस जीन पर कौन सा एंटीजन उपस्थित होता है। इसको हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे कि किस जीन में कौन सा एंटीजन उपस्थित होता है। और इसके लिए आई, जीन आई दिखाते हैं, जीन आई दिखाते हैं। यदि रुधिर वर्ग ए है तो इसके ऊपर ए लिख लेते हैं, और अगर ए है इसको हम क्या देख लेते हैं। यहाँ पर रुधिर वर्ग ए है तो इसको लिखते हैं क्या, जीन के रूप में ए आई ए, या इसे आई ए या आई ओ भी लिख सकते हैं। ठीक है। और बी है तो इसे जीन के रूप में क्या लिखेंगे, आई बी या आई बी,
ठीक है। और इसे या कर क्या लिखते हैं, आई बी या आई ओ, इस प्रकार लिख सकते हैं। और ए बी है तो क्या आई ए और आई बी लिखेंगे। यदि ओ है इससे लिखेंगे क्या आई ओ और आई ओ, आई नॉट भी कहते हैं आई, ठीक है ना। इस प्रकार से जीन के रूप में लिखेंगे। तो हम देखेंगे बाद में इनके ऊपर क्वेश्चन है, यदि किसी व्यक्ति का रुधिर वर्ग ए है, ठीक ना, तो उसकी शादी किसी स्त्री रुधिर वर्ग बी वाले से कराई जाती है तो उनके संतानों में रुधिर वर्ग क्या होगा, इस प्रकार से हम देखेंगे। उसके बाद आरएच फैक्टर देखेंगे। आरएच फैक्टर क्या है इसके विषय में पढ़ेंगे। ये भी दो होते हैं, आर एच प्लस फैक्टर और आर एच माइनस फैक्टर। और आर एच प्लस फैक्टर जो होता है यह सदैव किसमें पाया जाता है, आर एच प्लस फैक्टर जो होता है यह सदैव पिता में होता है, फादर में, और इसे मदर में, माता में पाया जाता है। तो इसके विषय में अगले लेक्चर में देखेंगे कि किस प्रकार से जीन के रूप में दर्शाते हैं, और फैक्टर आर एच फैक्टर क्या होता है, आर एच प्लस फैक्टर और आर एच माइनस फैक्टर क्या है, इनके विषय में देखेंगे। पत्ती दिखाओ थी।